हेलो नमस्कार साथियों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है साथियों? साथियों, आज हम देखने वाले हैं एक क्लास 12th के बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर हम लोगों ने इससे पहले अभी समाप्त किया है, उसी के बाद दूसरा चैप्टर होगा यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। आखिर बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ-कहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं? हालाँकि आप जानते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रामबाण के रूप में साबित हुआ है, क्योंकि बायोलॉजी तो आप पढ़ते ही थे। लेकिन जो बायोलॉजी में एक नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके, चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके और बढ़िया से उसको बताने का काम कर सके और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने में सक्षम हो, जिसका यूज़ ह्यूमन यानी मानव जाति के लिए हो। ऐसे चीज़ों को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के रूप में समझते हैं। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि आखिर बायोटेक्नोलॉजी जब इतने सारे इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रहा था, तो जाहिर सी बात है कि ये आने वाले समय में ये अब चल भी रहा है और फिर भी ये हमारे अलग अलग चीजों के लिए क्या करेगा, इंपॉर्टेंस हमारे लिए साबित होगा। अर्थात इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से किसी भी फसल पर बहुत सारे इंसेक्टिसाइड हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड हैं, तो उसको कैसे समाप्त किया जाए, ये बायोटेक्नोलॉजी आपको बताएगा। ये बायोटेक्नोलॉजी बताएगा कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि शुगर से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है, यानी कि वह व्यक्ति डायबिटीज़ का शिकार है, तो उस डायबिटीज़ वाले व्यक्ति के शरीर में हम कैसे इंसुलिन को फ़ॉर्म कर सकते हैं। यानी हमको समझने की आवश्यकता है कि इंसुलिन भी बनाएँगे, हम अलग-अलग फ़ील्ड में काम करेंगे, एग्रीकल्चर के खेत मतलब खेतों में भी देखेंगे इसके यूज़ क्या होते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होगा। तो आइए हम इसके ओवरव्यूज़ के बारे में आज समझने की कोशिश करेंगे, ताकि ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर जो था और इसके जो एप्लीकेशन जो आज हम ओवरव्यूज़ के बारे में देखने वाले हैं, ये दोनों चैप्टर मान लीजिए कि आपको मैक्सिमम से मिनिमम जो भी समझिए आप इसको 10 मार्क्स तो कम से कम आपको बोर्ड में मिल ही जाते हैं। एंड फाइनली इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे कि नीट वगैरह में बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सवालों का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन-कौन से टॉपिक हम लोगों को इस एप्लीकेशन नामक चैप्टर्स में एक्सप्लेन करना है, पढ़ना है। आइए बिल्कुल बिना लेट किए हुए बहुत अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही छोटा वीडियो है। सबसे पहले तो हम समझ लेंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, अर्थात इसके अनुप्रयोग क्या हैं, कहाँ-कहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली बार हम देखेंगे इसको एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर के क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी तो समझ लीजिए कि कम से कम 60% अपना योगदान दे ही रहा है। कहता है किसान जितने हमारे पीड़ित हैं, किसानों की हम मदद करेंगे। अर्थात ये किसानों का बहुत सच्चा दोस्त है। अगर किसान को लगा कि भाई ये तो फसल मेरी ग्रो नहीं कर रही खेत में, बहुत सारे इंसेक्ट लगे हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड लगे हैं, तो पेस्ट या इंसेक्ट इनको मारने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कहता है मेरे देशवासियों परेशान मत हो, मैं हूँ। अब मैं बनाऊंगा ऐसा दवाई कि तुम खेतों में जाके स्प्रे कर देना, ये सब समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए किसानों के लिए बहुत ही जबरदस्त दोस्ती है इसका। जो क्या करेगा, एग्रो केमिकल बनाएगा, एग्रो केमिकल बना करके और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग आपसे नहीं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करवा देगा, साथ ही साथ जेनेटिकली इंजीनियर्ड यानी जीन को ट्रांसफर करके, जीन को एक्सचेंज करके कुछ ऐसी चीजों में मॉडिफाइड करके कुछ ऐसी चीजों को बनाना जो पौधा एक मर्तबा अपने शरीर में या अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा ले तो फिर वो मजबूत हो जाता है। बाहरी दुनिया से लड़ने की ताकत उसके अंदर क्या होती आ जाती है। ऐसे सभी पौधे जो जीन को ट्रांसलोकेट करा के या तो उसको क्या करते हैं एक्सचेंज करा करके बनाया जाता है, उसको बोलते हैं जीएमओ प्लांट या एनिमल। देखो जीएमओ प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, वहीं जब जीन को एक्सचेंज कराते हैं तब एनिमल्स के केसेस में होता है, तब उसको बोलते हैं ये ट्रांसजेनिक एनिमल होता है। समझ में आ गया? तो जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट, जीएमओ प्लांट के केसेस में देखा आपने, एनिमल्स में जब कोई जीन वगैरह का एक्सचेंज हम लोग करवाते हैं जिससे उसके अंदर कोई बाहरी ताकतों से लड़ने की शक्ति आ जाए, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। यानी हम उसकी ट्रांसजेनिक एनिमल्स उसके अंदर अच्छी ब्रीडिंग ग्रोथ कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी वो क्रिएट कर सके, उसके मिल्क वगैरह हो तो उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी और भी वेल डेवलप हो जाए। ये तमाम चीज देखते हुए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का भी फॉर्म करते हैं इसी बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जो कि एप्लीकेशन के अंतर्गत हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना रहेगा। ठीक है ना? फिर देखेंगे, देखिए जीएमओ जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ये भी आने वाला है। प्लांट ब्रीडिंग, अपने जैसे संतानों को जन्म देना तो जानते हैं रिप्रोडक्शन है, लेकिन प्लांट को ब्रीड करना, इतना ज्यादा बना देना, इतना अच्छी क्वालिटी को वेल डेवलप करवाना जो भी हम चाहते हैं,
ऐसे चीज़ों को प्लांट ब्लीडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे टिश्यू कल्चर, एक छोटे से हिस्से को ले लीजिए, उस टिश्यू से हम एक कल्चर मीडियम में उसको ग्रो कराएँगे, जिससे वो पौधे क्या करेंगे, जो हमारी डिज़ायर होगी, जो डिज़ायर प्रोटीन होगा, डिज़ायर डीएनए होगा, डिज़ायर क्वालिटी होगा, वो सब चीज़ हम उस पौधे में क्या करेंगे, आसानी से देख पाएँगे। ये चीज़ भी आपको टिश्यू कल्चर्स में देखा जाएगा, एक्सप्लेन करेंगे, इसके मेथड वगैरह के बारे में भी आपको जानने की ज़रूरत रहेगी, जो आपको आगे बता दिया जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? फिर देखेंगे साथियों, हम समझेंगे बीटी कॉटन। हुआ क्या कि बहुत सारे किसानों में ये भाई था कि भाई हम कॉटन की खेती करें ना करें, करते हैं तो नुकसान हो जाता है, ना करें पैसा नहीं आएगा। इस संशय को देखते हुए जो हमारे साइंटिस्ट हुए, यानी बहरहाल इसको बायोटेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने वाला आपको बता चुका हूँ मैं, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ईएफबी, ये मैनेज करता है, इन लोगों को देखता है कि कोई एथिकल इश्यू ना हो जाए, इन चीजों पर वो देखने का काम करता है। किसानों की दिक्कत इतनी थी कि कॉटन के बारे में समझ नहीं पा रहे थे, किसान खेती करें ना करें। इसको जानने के लिए उन लोगों ने कहा कि ये खेती करो, कॉटन की खेती करिए, मैं तुम लोगों को ऐसा रामबाण दवाई दूंगा जो वो सब खत्म हो जाएंगे, जो भी उसमें लगे होंगे पेस्टी वगैरह, ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं बीटी बनाऊंगा। बैसिलस थूरिनजेनेसिस नामक बैक्टीरिया से जो जीन निकाला गया, हालांकि वो आगे एक्सपीरियंस से बताऊंगा, बीटी जीन, उसी बीटी जीन को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया कॉटन की खेत में। जैसे कॉटन में इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसके अंदर इतनी ताकत आ गई कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, पानी, ये इन सब चीजों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर भी डेवलप हो गई। उस बैक्टीरिया में देखा गया कि ऐसी क्वालिटी थी, तो वही क्वालिटी, वही जीन इंट्रोड्यूस करवा दिया हमें, कहाँ पर, कॉटन में। कॉटन भी मजे से यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर देखेंगे इसमें पेस्ट रेजिस्टेंस होता है ये प्लांट। आरएनए आई देखेंगे, आरएनए इंटरफेरॉन जिसको कहते हैं, आप जानते हैं इंटरफेरॉन मतलब मैसेंजर आरएनए या आरएनए साइलेंसिंग कहा जाता है। बहरहाल निमेटोड के केसेस में आपको देखने को मिलेगा, मिलेडोगाइनी कॉग्निसिया के केसेस में होगा, ये निमेटोड होता है। ये क्या करता है कि जो टोबैको रूट्स होते हैं उसमें जा करके क्या करता है, ये डिजीज कॉज करने का काम करता है। और जब वहां पर, सॉरी, ये बहुत सारे उसमें हाँ उसी में होगा, बहुत सारे क्राउन गाल बनाएगा। तो उसको किस तरह से वो धीरे धीरे रोके, खत्म करें, उसी को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सब ट्रिक यहाँ अडॉप्ट करते हैं। एंड फाइनली आप देखेंगे इसमें, जिसका नाम होगा मेडिकल के क्षेत्र में, यानी मेडिसिन में हमने देखा है जेनेटिकली इंसुलिन। अभी मैंने बताया कि इंसुलिन हमारे बॉडी के इसी लैंगरहैंस ऑफ सेल जो आइसोलेट होती है वहीं से निकाला जाता है, जो कि बीटा सेल से निकलेगा पैनक्रियाज से। उस पैनक्रियाज के सेल से हम किस तरह से निकालें, जिससे ह्यूमंस के अंदर और भी इंसुलिन का फॉर्मेशन हम कर सकें और आर्टिफिशियली बना भी सकें। हुआ क्या कि आदमियों के अंदर डायबिटीज बहुत ज्यादा होता था, तो डायबिटीज को मारने के लिए, यानी शुगर हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाता था, अगर इंसुलिन प्रॉपर रूप से निकले तो वह इंसुलिन जा करके पिकअप करता था, शुगर को खा लेता था, धीरे धीरे जो शुगर की लेवल से डाउन हो जाती थी, आदमी सुरक्षित हो जाता, डायबिटीज से कहीं ना कहीं क्या होता था, बच जाता था। अब हुआ कि इन लोगों ने सोचा कि उन्हें आर्टिफिशियल बनाए बढ़िया से, तो इन्होंने बहरहाल जब आप पढ़ेंगे इसमें इंसुलिन का, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि इसमें पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं ए बी एंड सी। सी के चूंकि कह सकते हैं इनएक्टिव, उसको निकालना पड़ता है। जब तक ए बी सी है, जब तक इमेच्योर प्रो इंसुलिन कहलाता है, लेकिन जैसे सी को आपने बाहर कर दिया, रिमूव कर दिया, कट कर दिया, ए बी बच्चा, दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से जब जुड़ जाते हैं, उस समय हम कहते हैं ये मैच्योर्ड हमारा इंसुलिन तैयार हो जाता है। वो इंसुलिन भी आप देखेंगे यहाँ पर, हम पढ़ाएंगे इसको जब। फिर देखेंगे इसी में आपको, इसको ह्यूमंस के इंसुलिन को ह्यूमुलिन कहा जाता है। स्ट्रक्चर उसका क्या था, स्ट्रक्चर्स को भी आगे इसमें एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा, ठीक है। जीन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। जीन थेरेपी आप जानते हैं, 4 साल की बच्ची को ही ये हुआ था कि उसके जो लिम्फोसाइट थे, उस लिम्फोसाइट में एक डिजीज हो गया था जिसका नाम था स्किड। उस स्किड डिजीज को आप देख सकते हैं, उसमें एक जीन था जिसका नाम था एडीए जीन, यानी एडनोसिन डायमिनीज। इसी एडनोसिन डायमिनीज न बन पाने की वजह से उसके अंदर स्किड हुआ, जिसकी उसकी पूरी की पूरी इम्यून पावर क्या हो गई, कम होने लगी। फिर इसके अलग अलग ट्रीटमेंट दिए गए ताकि वह बच्चे क्या हो सके, सुरक्षित हो सके और स्किड नामक डिजीज से बच सके, जो कि सीवियर कंबाइंड होता था, सीवियर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी। देखिए मैंने लिखा है डिफिशियंसी। इससे बचने का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा, जिसमें पीसीआर भी होगा, जिसमें भी एलाइजा भी होगा, वो आएगा बताएंगे। देखिए इसमें लिखा भी होगा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, यानी मॉलिक्यूल स्तर पर कैसे आप ये पता करेंगे, डायग्नोस कैसे करेंगे, तो उसका ट्रिक क्या है, पीसीआर करवा लीजिए, पॉलीमरेज चेन ऑफ रिएक्शन, बहुत जबरदस्त चीज है इसमें, पीसीआर करा लीजिए। देखिए इसमें तो जान लीजिए कि छोटी से छोटी अमाउंट में अगर कोई माइक्रोसेंट्री है बॉडी में, उसको भी आप क्लेरिफाई कर लेंगे। एलाइजा, एलाइजा जान लीजिए कि जबरदस्त चीजें हैं, स्पेशली तो शुगर के लिए, उसके लिए, एड्स पीड़ित व्यक्तियों के लिए तो एलाइजा चेकअप ही कराया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि विडाल टेस्ट, टाइफाइड वगैरह, ऐसे ये भी है। क्या होता है एलाइजा में देखेंगे, एंजाइम लिंक इम्यूनोसार्बेंट ऐसे, ये चीज करते हैं अपना, इसका जांच। फिर देखेंगे इसमें क्या होगा, ऑटो रेडियोग्राफी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जानेंगे कि मॉलिक्यूलर बेसिस पर कैसे हम लोग किसी चीज को डायग्नोस करने का काम करते हैं, ठीक। फिर देखेंगे दोस्तों ट्रांसजेनिक एनिमल, जो कि मैं बता ही रहा था,
ट्रांसजेनिक एनिमल, किसी एनिमल्स के अंदर कुछ क्वालिटी पाने के लिए हम कोई जीन चेंज कर देते हैं, जिस वजह से उस एनिमल के अंदर वो सारी क्वालिटी आ जाती है जो कि हमारी डिज़ायर होती है। तो उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। हाँ, एथिकल इश्यू भी देखना है। ये सब जो अदला-बदलाव करते हैं उससे कोई नुकसान ना हो जाए, ये तमाम चीज़ों को जानना एथिकल इश्यू कहलाता है। कोई उसके अंदर गलत चीज़ ना हो जाए, यानी नाक यहाँ ना लगवा देना, एथिकल इश्यू ना बने, इस चीज़ों को देखना रहता है। फिर देखेंगे इसमें बायो पेटेंट, नई दवाइयों का बायो पेटेंट कैसे चेंज करते हैं, कैसे बनाया जाता है, ये चीज़ यहाँ देखेंगे एंड फाइनली बायोपेरेसी देखा जाएगा, जो कि इस टॉपिक उसमें दिया गया है। समझ में आया बेटा? तो इस प्रकार से ये दोस्तों हमारा एक ओवरव्यू था, जो कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर का था। अब ये चैप्टर का ओवरव्यूज़ आप बढ़िया से पढ़िए, लिखिए, नोट्स बना लीजिए और फिर हम लोग इसका पहला लेक्चर कल से देखेंगे। पहले लेक्चर में देखेंगे चूँकि बहुत ही छोटा चैप्टर है, मात्र मेरे हिसाब से 3 या 4 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। तो अब इसको आराम से पढ़िए और पहले लेक्चर की शुरुआत हम लोग कल से कर रहे हैं। बाकी कोई अगर डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर दीजिएगा और इसका बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया नोट्स अपनी डायरी में बना लीजिए, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नए लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर जो हमारा कल से चलेगा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का, मिलते हैं वहीं पे, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।